नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के 24 घंटे बचे, फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने आज मां माटी मानुष के ममता के नारे का हिसाब मांगा। उत्तर 24 परगना में बम फेंकने की घटना और कोलकाता में बम बरामद की, ये सब कुछ अभी हाल फिलहाल के अपडेट हैं बंगाल से। ऐसे में बहस और चर्चा जरूरी है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी दोनों अपने नैरेटिव को सफल बता रहे हैं। कांटे के मुकाबले में समझना आसान नहीं हो रहा कि 4 मई को जीतेगा कौन। कुछ ऐसी साजिशें पकड़ी गई जिनसे चुनाव में हिंसा की कोशिशों की बू आती। तो सवाल खड़े होते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव के आखिरी 24 घंटे में कौन सी पार्टी एडवांटेज में है। क्या 15 साल पहले ममता ने जिस मां माटी मानुष का नारा दिया, उस पर वो 15 साल में खरी उतरी, लोग मान रहे हैं क्या? सवाल है कि बीजेपी अपने इस चुनावी नतीजे को अपने फेवर में करने के लिए किस हथियार का सबसे ज्यादा लाभ उठाने जा रही है। सवाल कि क्या दोनों ही खेमों को वास्तव में बंगाल की पब्लिक के मूड का अंदाजा है या नहीं है, या अपने दावों पर ज्यादा यकीन है। और उससे भी दूसरे सवालों पर ताल ठोका जाएगा, जिसमें कुछ खास मेहमान होंगे, एक्सपर्ट वृहद पैनल हमारे साथ होगा। उसके पहले छोटी सी रिपोर्ट बंगाल के मूड को और आज के सवालों के मूल को समझाने वाली आपको दिखाते हैं। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती है। जो यहाँ पर दबंगई गुंडई जो जुर्म हुए, इस जुर्म के खिलाफ एक वोटिंग हो रही है। बंगाल में निचले स्तर में जितने पुलिस बल के ऑफिसर हैं, ये सारे अभी भी मदद कर रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी को ये तनाव फैलाने के लिए। वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल का मूड समझें और साथ ही साथ पार्टियों के दावे का मूल समझें, उसके लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। उसका परिचय कराता हूं। विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। प्रोफेसर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट समर्थक हैं। कुछ ही देर में विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नफीस अंसारी हमारे साथ है एआईएमआईएम से, और टीएमसी से मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में बीजेपी के साथ मैं करना चाहूंगा, और मुझे बताइए विजय शर्मा जी की आखिरी ये फाइनल फेज है प्रचार का, 142 से सीटें बची हैं जहां पर कि आपकी किस्मत का फैसला होना है। क्या स्ट्रैटेजी है? हमारी तो एक ही रणनीति होती है, विकास विकास और विकास। लोगों का भरोसा हमारे ऊपर कायम है, और बंगाल की जनता ने दिखा दिया जिस तरह से अपार पूर्ण समर्थन मिल रहा है। हमारे मोदी जी की, प्रधानमंत्री जो हमारे यशस्वी हैं, उनकी रैलियों में लाखों लोग उमड़ गए हैं। जिस तरह से हिंसा कम हुई है, टीएमसी के गुंडे बार बार डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दिखाएं तो वीडियो में दिखा दूं कितने सारे टीएमसी के गुंडे घूम रहे हैं। अब तो राहुल गांधी जी भी आपने बताया थे किस तरह से कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे हैं। तो जो जनता है वो समझ चुकी है। बंगाल की जनता के लाखों कान लाखों आंखें हैं, वो देख रही है कि ममता दीदी ने सिर्फ तुष्टिकरण की भट्टी में झोंका है। किस तरह से आयुष्मान योजना को रोका था, किस तरह से ये किसान सम्मान निधि को रोक के रखा, 10,000 करोड़ का किसानों का घाटा करवाया था, और जो चाय बागानों का 300 करोड़ से ज्यादा का था, जो सेंट्रल की एक योजना थी, आसाम में मिल गया।
चाय बागान के जो श्रमिक थे उनका पैसा रोक लिया। ठीक है, इस तरह से घुसपैठिए माता बहनों की इज्जत। ठीक है सर, ये आपका एजेंडा। उसके पहले मैं सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। टीएमसी, एआईएमआईएम और कांग्रेस का एजेंडा समझता हूं। मानव झा सर, मुझे बताइए सर कि अब आपके पास स्ट्रैटेजी के आखिरी 24 घंटे में क्या गेम पलटने वाले हैं आप कि आपकी अगली बार सरकार बने? पहले आनंद जी, आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और देश की जनता और आपके सारे शुभचिंतकों का। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 15 साल से हैं, और हम ये चुनाव में अपने रिपोर्ट कार्ड के अलावा और कुछ नहीं करते। हमारा रिपोर्ट कार्ड और हमारा जो माताओं के साथ, बेटियों के साथ, भाइयों के साथ जो जुड़ाव रहा है, जो जनता के साथ जुड़ाव रहा है, तो हमारा 12 महीना निरंतर चलता है। आप उसको कैंपेन बोल दें, आप हमारी नीति बोल दें, या अंतराल में आप उसको बोल दें कि भाई हम जनता से जुड़े हुए माँ माटी मानुष की सरकार। जहां तक बात है भाजपाइयों का, ये हवाई सरकार है, ये मोदी जी को दिखा के, उनको बता के जमीनी स्तर पे ये बिल्कुल 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 खारिज हो चुके हैं। इनके पास बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिना इलेक्शन कमीशन, बिना सीबीआई, बिना ईडी, बिना अनंत तथ्य के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज मैं बहुत जगह डिबेट कर रहा हूँ, तो लोगों से सुन रहा हूँ, और भाजपा के जो लोग हैं और बहुत सारे एनालिसिस या विशेषज्ञ लोग आते हैं, बोलते हैं अरे एसआईआर हुआ है, इतना परसेंटेज वोट हो गया। तो भैया, बेस परसेंटेज वोटर भी तो आपने कम कर दिया ना। ये तो वही इन्फ्लेशन, वही जीडीपी ग्रोथ, वही आपका डेवलपमेंट मॉडल है। लेकिन वो वोटिंग टर्नआउट सर आपके 148 142 जो सीटें, इस पर फर्क नहीं डालेगा कि वो 10% बढ़े हैं कि 2 से 3% बढ़े हैं। जो 64 लाख शुरुआत में डिलीट किए गए थे, उनका क्या इंपैक्ट है, ये वोटिंग पर फर्क नहीं डालेगा सर। लेकिन मेरे पास 2 पॉलिटिकल प्रवक्ता और है, उनका मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा। अजय उपाध्याय जी, जी मैं लौटूंगा मानव जायसवाल आपके पास। मैं शुरुआती रिएक्शन सबसे ले लूं, उसके बाद डिबेट को हम ओपन करेंगे सर आपके इन्हीं तर्कों के आधार पर। लेकिन अजय उपाध्याय मुझे बताइए सर, कांग्रेस के पास पहली चुनौती क्या है? जो आपका लगभग 3% का वोट शेयर है, उसको बचा के रखना या कुछ और? देखिए, बंगाल की जनमानस समझ गई है, ये दोनों धोखेबाज हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठग और महाठग के बीच वहां लड़ाई चल रही है। सच्चाई यह है कि जैसे अभी विजय शर्मा ने कहा, विकास विकास विकास, वाकई महंगाई का विकास, बेरोजगारी का विकास, महिला सुरक्षा का विकास और आर्थिक असमानता का विकास जिस तरह मोदी जी ने देश में किया है, बंगाल की जनमानस को इस बात की समझ है। जहां तक बात है, लोग जो है वहां गुंडों की बात कर रहे हैं, वाकई गुंडागर्दी तो है, और लेकिन भाजपा का जो कहानी है वहां जो है इस बार जिस तरह से मांस भात खाने का काम किया, और अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह मिथुन पर भी हमला होने वाला है आने वाले समय में जी, मुझे तो लगता है आगे वाले नागालैंड में चुनाव है, वहां कुकुर भी दहशत में है कि भाजपा कहीं वहां जाए उससे पहले कुकुर डर रहे हैं कि कहीं मुझे न खाने की नौबत। ठीक है सर, यहाँ नेताओं ने मछली हाथ में लेके घूमते हुए देखा है, वहां हो सकता है कुछ और वो हाथ में लेकर घूमने लगे, ये बात ठीक है। लेकिन आपने जो तर्क दिए मुझे दे दिया जाए, भाजपा और टीएमसी को वोट क्यों ना दिया जाए? आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को वोट क्यों दिया जाए? ऐसा क्या किया आपने? 12.9% से जो आपका वोट परसेंटेज है, कांग्रेस पर आ चुका है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव काम करने का, जब भी हमारी सरकारें थी, चाहे वो पुरानी सरकार विधान चंद जी का देखिए या उससे पहले सिद्धार्थ शंकर रॉय का देखिए, 9% के लगभग बंगाल का जो है ग्रोथ रेट होता था। वहां पे महंगाई नहीं थी, वहां पे रोजगार था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने किया था। जब से हमारी सरकार गई और इन लोगों की सरकारें आई हैं, लोग विकास के नाम पे धोखा दिया है। आज अच्छा लगा मानव जी ने कहा कि जो है माँ माटी और मानुष, पिछले 15 साल से तो लोग भूल ही गए हैं। पहले चुनाव में इसको उठाया था, उसके बाद आज तक इस मुद्दे को नहीं उठा पाए। सच्चाई है कि वहां गुंडा टैक्स चल रहा है। ठीक है सर, विवेक श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आऊंगा सर, कि जैसे कांग्रेस ने पूछा कि पहली चुनौती क्या है, बाकी पार्टीज को टक्कर देना या अपना वोट बैंक सही रखना। अब मैं लेफ्ट के बारे में आपसे पूछता हूं सर, आपकी चुनौती क्या है? क्योंकि देखिए, सरकार बनाने के दावे तो मत कीजिए, लोगों को पता है कि सरकार बनाने की हालत में तो आप नहीं आने वाले। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं दावा कर भी नहीं रहा, वन हैज टू बी रियलिस्टिक। ये अच्छी ईमानदारी चीजें हैं, जब आप कहेंगे लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट, हाँ, लेकिन जब आप कहेंगे अगर हाई हैंडेड तरीके से लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट, तो लेफ्ट कभी नहीं जाने वाला। जब तक डिस्पैरिटी इकोनॉमिक्स में रहेगी वो होगा, वर्कर मूवमेंट होंगे, प्रोटेस्ट भी होंगे, ट्रेड यूनियन भी बनेगा, सरकारें भी बदली जाएंगी। ठीक है, इस वक्त हम डाउन एंड आउट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आई एम अश्योरिंग यू, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कि सरकार जो किंग मेकर होगा वो कांग्रेस और लेफ्ट बन करके लास्ट में बन सकते हैं। इफ नॉट दैट, मेजर डिसरप्शन इन द वोट बैंक पॉलिटिक्स ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और लेफ्ट आकर के करने जा रहे हैं। और हम कैसे सर विवेक जी, मतलब ये कैलकुलेशन समझना चाहूंगा सर। सीपीआई पिछली बार 10 लड़ी, 10 की 10 पे जमानत जब्त, सीपीआईएम
139 लड़ी, 120 पर जमानत जब्त। इंडियन नेशनल कांग्रेस बाद में लड़े थे, 79 पर जमानत जब्त। जमानत जब्त जब मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पर हो रही है तो आप कह रहे हैं किंग मेकर बन जाएंगे? हाँ, अब आप दूसरे लेकिन सत्ते पे आप नहीं आए हैं, और वो डेटा भी थोड़ा सा बोलिए आप अपने पीसीआर को। आप बताइए सर कि परसेंटेज वोट लेफ्ट और कांग्रेस का कितना है, कहां है, किस किस में सेंध मारी और किसको वो बेनिफिट कांग्रेस का वोट परसेंटेज यहां पर ये बैठे हुए टीएमसी के प्रवक्ता। सीपीआई का वोट परसेंटेज 0.2%, सीपीआईएम का वोट परसेंटेज 4.7%। कुल मिलाएंगे तो 10% पहुंचता नहीं है सर जी। 10%, तो 10%, और ये भी तब है अगर आप लोग साथ आने का इरादा कर लें। आपको ये आप सुने, आपको ये मालूम है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीएमसी वोट्स एंड द बीजेपी वोट्स? एक के करीब 38% है, एक के 48% है। 9% के फर्क से ये सरकार बनी हुई है। और एसआईआर जो कराया गया है बड़े गलत तरीके से, उससे 5 से 6% वोटें कटी हैं जी। ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं सर, और इसी पे डिबेट चल रही है इस वक्त। हाँ। कि एसआईआर में कटा कितना, मथुरा समुदाय पूरा नाराज बैठा है इनके साथ। अच्छा, मैं एक अंतिम सवाल लेके मैं नफीस अंसारी के पास चल रहा हूं सर। आपसे मुझे बताइए कि आपने जो कहा कि हम लोग किंग मेकर होंगे, साथ आने की तैयारी है क्या सर? हाँ, नहीं साथ नहीं ना तृणमूल के साथ नहीं तो सर किंग मेकर की भूमिका में नहीं होंगे सर। ठीक है, नफीस अंसारी मुझे बताइए सर कि हुमायूं कबीर से मोह भंग हुआ, अब आगे क्या? सर देखिए, एआईएमआईएम पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इससे ना किसी का फायदा ना किसी का नुकसान है। हमने बिहार में सीमांचल के विकास के लिए लड़ाई लड़ी, जनता ने हम पर भरोसा करके 5 सीटें हमें जिता कर दी। उसी तरीके से मुर्शिदाबाद, मालदिया पूरे बंगाल का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। पीढ़ी बनाकर वहां की महिलाओं का हाथ फट रहा है। वहां पर आर्सेनिक वाटर है, 220 मिलीग्राम पर लीटर वहां पर जहर मिला हुआ है। सरकार उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। माफिया राज वहां पर है। वहां फैक्ट्री इसीलिए नहीं खोलते ताकि वहां के जो एमपी एमएलए बीड़ी का कारोबार कर रहे हैं, कहीं उनका कारोबार ना खत्म हो जाए। तो हमारी पूरी लड़ाई मुर्शिदाबाद और मालदा के विकास पर है, स्कूल कॉलेज अस्पताल पर है। 70 सालों में बीजेपी की सरकार ना बनने के बावजूद भी मुसलमानों की हालत दयनीय है। और हम यही साबित करें, बीजेपी टीएमसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे टीएमसी की सरकार हो या सीपीएम की या कांग्रेस की या बीजेपी की। मुसलमानों की हालत बदतर थी, बदतर है और बदतर रहेगी। और यह पैगाम हम मुर्शिदाबाद और मालदा के तमाम लोगों को दे रहे हैं, और वो हमें अच्छा रिस्पॉन्स करे। और हमें उम्मीद है जब 4-5 मई को रिजल्ट सामने आएंगे और हमारा अच्छा रिजल्ट मुर्शिदाबाद और मालदा में देखने को मिलेगा। ये भाजपा को ही पीछे से समर्थन दे रहे हैं। ये दे आर बेनिफिटिंग द बीजेपी। कहां भाजपा को समर्थन दे रहे हैं? हमारा 8 सीट लड़ने से बीजेपी को कैसे फायदा होगा? जब सर हमारे 8 सीट लड़ने से बीजेपी को कैसे समर्थन होगा? हाँ सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हमारे 8 सीट लड़ने से बीजेपी को कैसे फायदा होगा? कांग्रेस 294 सीटों पर किसका वोट काटने वाली है? मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं सीधा विजय त्रिवेदी के पास जाता हूं एक शॉर्ट कमेंट के लिए, उनका एनालिसिस के लिए। उसके बाद डिबेट को पॉलिटिकल मुद्दों पर ओपन करते हैं। मुझे जी बताइए सर कि हर पार्टी का अपना अपना दावा है, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ क्या आपका एनालिसिस ये कहता है, जो दावा किया अभी अभी लेफ्ट की तरफ से विवेक श्रीवास्तव ने, कि भाई कांग्रेस और लेफ्ट किंग मेकर हो सकते हैं? देखिए, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं, सोचने में क्या बुराई है, आप क्यों परेशान? लेकिन वो है कहां पर? कांग्रेस और लेफ्ट इस चुनाव में कहीं दिखाई देते हैं? अभी आपने जो फिगर्स बताए हैं पिछले चुनाव के भी, वो फिगर्स भी है। और राहुल जी को मैं सुन रहा था, आज भी सुन रहा था, कल भी सुन रहा था। अभी मुझे नहीं समझ में आया जो बात कर रहे हैं ममता जी पे, जिस तरह से उन्होंने हमला किया है, तो वो उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है या ममता जी से है? क्या जब उन्होंने कल कहा कि ममता जी जिस तरह से कर रही है उससे बीजेपी को आने का रास्ता दिया है, तो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी आने वाली है? ठीक है। और आपने उनसे, लेफ्ट की जो हमारे लेट लीडर है, मित्र है, बहुत अच्छा बोलते हैं, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। अभी तो केरल का चुनाव खत्म हुआ है और आप फिर पूछने लग गए उनसे कि लेफ्ट और कांग्रेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो वहां चुनाव बाइपोलर इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। तृणमूल कांग्रेस बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी उसके जवाब में कैसी लड़ाई लड़ती है, कितना जीतती है, ये तो बात की बात है। और वो भी खासतौर से जो सेकंड है वो तय करेगा कि क्या चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त उतनी हो सकती है कि सरकार बने। लेकिन सब लोग पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, वो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में तो सब लोग जानते हैं, आम आदमी लेफ्ट पार्टी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है कि उनकी वहां पर कोई उस तरह की लड़ाई नहीं। उससे बेहतर तो एमआईएम वाले बेहतर तरीके से करेंगे, हम 10 सीटों पर लड़ रहे हैं, उतनी जगह पर है। तो अपनी स्थिति को समझ, वो टारगेटेड है, उनका टारगेट है कि हमें किस इलाके में लड़ना है, किस मुद्दे पर लड़ना है और कितनी सीटों पर लड़ना है। कोई महत्वाकांक्षा या अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं सर। लेकिन मैं अब सीधा जाऊंगा बीजेपी के पास में। विजय शर्मा जी मुझे बताइए, मैं आ रहा हूँ, विजय त्रिवेदी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास सर। विजय शर्मा जी मुझे बताइए कि
जो प्रवक्ता हैं और जो नेता हैं उनका सिलेबस अलग अलग होता है सर क्या? क्योंकि नेता तो बातें कर रहे हैं कि काबा की, उर्दू की, नमाज की, मदरसा की, मछली की, प्रवक्ता बैठ के बातें कर रहे हैं विकास की। तो एक ही पार्टी में दो सिलेबस चल रहे हैं? नहीं अनंत जी देखिए, यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सब एक बात पर एक मत है कि टीएमसी में गुंडा राज है, वहां विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई। छोड़ दीजिए, अगर मानव जी छोड़ो, इन्होंने कहा कि विकास की बातें करते हैं, हमने काम किया, तो बताओ फिर एफडीआई 1% कैसे रह गई? नहीं वो सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया सर, वो तो बातें गिराने का वक्त जा चुका। मुझे बताइए कि क्या सिलेबस अलग अलग है क्या? क्योंकि विजय शर्मा ने इस पैनल पर बैठ करके बातें की हैं विकास की, लेकिन जो नेताओं के भाषण हम सुनते हैं, नेताओं में बताया जाता है कि मछली पर रोक नहीं लगाएंगे, हम अंडों पर रोक नहीं लगाएंगे, माछ भात खाएंगे। नेता माछ भात खाते दिखाई पड़ते हैं, नेता हाथों में मछली लेकर के घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, नेता आपके काबा, उर्दू, नमाज, मदरसा की बातें कर रहे हैं, वहां विकास की बातें क्यों नहीं होती? देखिए अनंत जी, हम तो विकास की बातें करते हैं। आप मोदी जी को सुनेंगे तो बताएंगे किस तरह से हम महिलाओं का, युवाओं का विकास करेंगे, किस तरह से हम कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे। हम तो कहते हैं, हम तो तुष्टिकरण के खिलाफ है। जो ममता दीदी कहती है गाय देने वाली दूध देने वाली गाय है मुसलमान, हम तो उसके विरोध में। जो ये घुसपैठियों को घुसाती है, माता बहनों की इज्जत का हरण करते हैं, वो घुसपैठी है, उनके साथ से खड़े होते हैं, हम तो उसके विरोध में। क्या डेटा आपके पास? इस तरह से हिंदुओं का त्योहार नहीं मनाने देती, हम तो उसके विरोध में। बंगाल में कौन घुसपैठ? ठीक है, ये तो अरे नबी जी चुप रहिए, जब आपकी नंबर आए बताना, खूब बताना। आपके पास क्या डेटा? बोलिए ना, आपके पास क्या डेटा है? आप घुसपैठिए क्यों बोल रहे हैं? नबी जी, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोलता। घुसपैठिए क्या? तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो भी कहना कहना। आप बंगला बोलने वाले लोग घुसपैठिए बोलेंगे और हम पूरा वक्त रहेगा नंबर सर। आएगा। मैंने पैनल में शुरुआत सबके साथ इसलिए की ताकि सबको अपना ओपनिंग कमेंट का वक्त मिले और उसके बाद मैं डिस्कशन के लिए वापस आऊंगा सर। विजय शर्मा अपनी बात पूरी कर लें, मैं आ रहा हूं आपके पास। तो आनंद जी ये बताइए, हिंदुओं का त्योहार मनाने ना दिया जाए? अगर मुस्लिम पर हिंदुओं के त्योहार एक दिन आ जाते तो हिंदुओं को बोल दिया जाए आप त्योहार मत मनाओ, उनको सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़े। ये कैसा राज्य है भाई? किस बात का सेकुलर राज्य है ये कहते हैं? आप मुझे बताइए, कहती है ममता दीदी, कहती है आप मुस्लिम इलाकों से क्यों निकालते हो अपनी शोभा यात्रा? अरे हम पाकिस्तान, बांग्लादेश में या हिंदुस्तान में? विजय जी, मुसलमानों से दिक्कत है क्या पार्टी को? आज चुनाव का समय पूछे जाएंगे। विजय जी, मुसलमानों से दिक्कत है क्या पार्टी को? मैं सुन नहीं पाया आपका। मैं कह रहा हूं सर, मुसलमानों से पार्टी को दिक्कत है क्या? नहीं, मुसलमानों से नहीं, हमारी नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सवाल पूछने के पीछे की वजह बता देता हूं सर। पहले फेज के चुनाव के वक्त में शुभेंदु अधिकारी के सामने जब माइक आया तो उन्होंने कहा कि भाई ये सनातन को बचाने की जंग है। वो खुलेआम कह रहे हैं हिंदुत्व को बचाने की जंग है। यहां बैठकर विजय शर्मा भी यही कह रहे हैं कि भाई हम हिंदुओं के लिए काम करना है। आप मुझे तो मुसलमानों से परेशानी है तो आधिकारिक तौर पर कहने में हर्ज क्या है? नहीं, आधिकारिक तौर पे मैं कह रहा हूं ना, हम ये बाबर का देश नहीं बनने देंगे। हाँ। बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? बाबर आक्रांता था। हाँ। उसमें क्या गलत कहने में? तो बाबरी मस्जिद के नाम से दिक्कत है कि उस मस्जिद से दिक्कत है? नहीं, काबा के नाम से यहाँ कहते हैं काबा की जमीन, अरे ये राम की जमीन है। ये काली मैया की जमीन है। मानव जायसवाल, मुझे बताइए कि आपने कहा कि भाई ध्रुवीकरण का आरोप आपने बीजेपी के ऊपर लगाया, लेकिन बीजेपी के लिए वो मॉडल मुफीद साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे आप काउंटर करेंगे? आपके ऊपर मां माटी मानुष का जो फॉर्मूला 2011 में टीएमसी ने दिया, कोट करके बताया जा रहा है कि मां का अपमान कैसे हुआ, माटी को कैसे बेचा गया और मानुष का क्या हाल टीएमसी ने कर दिया है। आनंद जी देखिए, बड़ा हास्यास्पद है जिस तरीके से भाजपा आरोप लगाती है। भाई भाजपा की सबसे बड़ी राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ क्या होता है? हमारी जो देश के नाम को जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर रखा, पूरे विश्व से वाहवाही लूटी, देश के लिए पदक जीते, उनके साथ भाजपा क्या करती है? तो माँ के लिए आप छोड़ दीजिए, अब बात करिए माटी की। भाई केरल में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, किनका सबको पता है, पूरे देश के नंबर 1 दोस्त है मोदी जी के। जमीन पे जमीन पर माटी तो छोड़ दीजिए, जल तक उनको बेच दिया। जब आपका बंगाल का वोट करने जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा यूपी में क्या हुआ है, केरल में क्या हुआ, वो देखेगा कि आरजीकर में क्या हुआ। वो देखेगा कि पिछले चुनाव के बाद में वृद्ध महिलाओं को पीट कर कैसे उनके घर के अंदर लूट मचाई गई थी, वो ये भी तो देखेगा सर। आनंद जी आप बंगाल को नहीं जानते। बंगाल यूपी भी देख रहा है, बंगाल मुर्शिदाबाद भी देखेगा, बंगाल बिहार भी देखता है। जब जहाँ पे हॉकरों को जिस तरीके से उठा के पटक दिया, बुलडोजर चलाएंगे। क्या बंगाल, एक सेकंड विजय शर्मा जी आपकी बारी आई सर, रुकिए जरा, थोड़ा सा धीरज रखिए। मुझे बताइए मानव जायसवाल, क्या बंगाल आरजी कर देखेगा कि नहीं देखेगा? सुनिए, बंगाल
हाँ या नाम है सर? हर वो नहीं हाँ या ना? बंगाल आरजीकर को याद करेगा नहीं करेगा? कि जिस तरीके से ममता बनर्जी अपराजिता बंगाल आरजीकर को याद करेगा नहीं करेगा सर? बंगाल संदेश खाली को याद करेगा कि नहीं करेगा सर? अपराजिता बेल एक सबसे बड़ा वेपन है महिलाओं के लिए। संदेश खाली को या आरजीकर को याद करेगा कि नहीं करेगा सर? मैडम आनंद जी, अपराजिता बिल क्यों आया? क्योंकि आरजीकर हुआ। हम अपराजिता बिल लाते हैं, हम सख्ती करते हैं, सीबीआई की जांच होती है, और ये अपराजिता बिल को पारित नहीं होने दे रहे हैं। तो बंगाल नहीं देख रहा है, बंगाल की बेटियां नहीं देख रही है। ये क्या हम तो मूर्ख समझ रहे हैं? ये एक तरह बंगाली महिलाओं के बारे में ला दीजिए ना अपराजिता बिल, कितना समय लगेगा? हम तो कोशिश कर रहे हैं। एक हादसा होता है, एक दुराचार होता है किसी बेटी के साथ, हम उनके परिवार, उनके प्रियजनों, उन हर लोगों के साथ है। आज बंगाल में विरोध, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है महाराज जायसवाल जी कि आरजीकर को लेकर आप जो कह रहे हैं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। आनंद जी, बंगाल सरकार का बंगाल, मैं कह रहा हूं सर आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सीबीआई ने उस बंदे को पकड़ा। आप झूठ बोल रहे हैं सर। बंगाल सरकार ने जो किया और कोलकाता पुलिस ने उसको जो किया, अगर ऐसा आपने सब कुछ सही किया होता तो यहां से हमको रिपोर्ट करने के लिए वहां नहीं जाना होता, वहां जाकर के परिवार के साथ हमको खड़े होने की जरूरत ना पड़ती, वहां जाकर के वहां के रेजिडेंट डॉक्टर्स को वापस लगातार हफ्तों तक आपके खिलाफ प्रदर्शन करने की जरूरत ना पड़ती। तो आप झूठ बोल रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ? वो गुनहगार पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? आप आरजीकर मामले पर अपनी सतर्कता को बताते हुए झूठ बोल रहे हैं। आरजीकर मामले पर अपनी सतर्कता को बताते हुए आप झूठ बोल रहे हैं सर। आप नेशनल चैनल पे ये घटिया बात करेंगे, मैं सुन लूंगा। मैं कोई घटिया बात नहीं कर रहा हूं सर। ये स्तर पे हो गया। मैं कोई घटिया बात नहीं कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं सर जो बंगाल के अंदर हुआ, जो आरजीकर मामले में हुआ। उस गुनहगार को किसने पकड़ा? मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार इसी पैनल में मौजूद है सर। मैं एक और पक्ष आपको दिलवाता हूं। विजय सर मुझे बताइए सर कि आरजीकर मामले में जो हुआ, क्या वो किसी भी सरकार के कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने के लिए काफी है कि नहीं है? एक सेकंड मानव जायसवाल जी, अब 30 सेकंड का वक्त मुझे दीजिए सर, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। आप पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन इमोशनल बातों को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के झूठ नहीं बोल सकते सर। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास विजय सर। देखिए मानव जी, नहीं विजय त्रिवेदी जी के पास आया हूं। विजय शर्मा जी आ रहा हूं। मानव जी कितने दुख, अरे मानव जी कितने दुख की बात है। एक सेकंड मानव जायसवाल, विजय शर्मा, आप दोनों के सज्जनों के पास में लौटूंगा सर। मेरा सवाल विजय त्रिवेदी जी से है। विजय त्रिवेदी सर मुझे बताइए सर कि आरजीकर मामले में जो हुआ, सरकार का, पुलिस का जो रुख रहा, इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा देखी, वो किसी भी सरकार की नीयत को सर्टिफिकेट देने के लिए काफी है कि नहीं है? बहुत बड़ी है, बल्कि ये उम्मीद की जाती है कि एक महिला मुख्यमंत्री और ममता जी जैसी है। मानव जी भी खुद भी जानते होंगे कि सरकार का रुख क्या रहा और पुलिस ने जो भूमिका निभाई, आज तक वो इशू बना है कि नहीं बना है, और क्या मानव जी या टीएमसी उसको लेकर दुखी है कि नहीं, या वो सेटिस्फाइड है कि जो काम किया है। संदेश खाली भी आप याद कीजिए आनंद जी, संदेश खाली है, ये भी है, और महिलाओं को लेकर उनकी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भले ही टीएमसी बड़ा काम कर रही हो, लेकिन जो आम महिला है उस पर कितना काम कर रही है। और आरजीकर तो एक ऐसा दाग है जिसको छुड़ाना मेरे ख्याल से टीएमसी के लिए मुश्किल काम है। वो कितना पॉलिटिकल वो मैसेज में जाता है, इलेक्शन पे कितना असर डालता है, वो अलग हो सकता है, लेकिन एक महिला के हिसाब से या जो घटना हुई है वो इतनी दुखद है कि मानव जी को मेरे ख्याल से बोलना चाहिए था कि भाई उस मामले पर हम तकलीफ में हैं, या हमको जो करना चाहिए था वो हुआ कि नहीं हुआ। मैं पॉलिटिकल इशू के तौर पर नहीं देख रहा, इलेक्टोरल इशू के तौर पर नहीं देख रहा कि आरजीकर से क्या होगा, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि आरजीकर और जो संदेश खाली है उस पर लोकसभा चुनाव में एक स्टैंप उनको मिल गई, टीएमसी जीत गई, लेकिन वो अलग इशू है। ममता जी की पार्टी से ये उम्मीद तो की जा सकती है कि आरजीकर पर वो ज्यादा सेंसिटिव तरीके से बिहेव करती जी, वो मसला ठीक है। मानव जायसवाल, फाइनल कमेंट अपना बता दीजिए सर 15 सेकंड के अंदर, उसके बाद मैं अजय उपाध्याय जी के पास और मैं जाऊंगा विवेक श्रीवास्तव जी के पास। मैं विजय जी को ही आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि वो आपको जागरूक करें कि भाई जो रेप हुआ उसके बाद जो सीआईडी हमारी कोलकाता पुलिस ने जिस तरीके से संज्ञान लिया, उसके बाद जो आरोपी पकड़ा गया, अगर वो आरोपी नहीं होता तो सीबीआई उनको मानती। साथ ही साथ ये दुर्घटना के बाद हमने अपराजिता बिल लागू करने की कोशिश करी, अपराजिता बिल इशू हो गया, लेकिन आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पारित नहीं किया।
आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी सरकार मानव है जायसवाल, जिसने अगर पॉलिटिकल चर्चा बिल मेरी बिल इसी को मुद्दे पर लागू होती करने की कोशिश तो करें। सच में मैं आपको तारीख ब तारीख पूरी टाइमलाइन देता डॉक्टर रॉय के ऊपर या उस ऑफिस के अंदर काम करने वाले लड़के की सीसीटीवी फुटेज को लेकर के, सीसीटीवी फुटेज के डिस्टॉर्शन को लेकर के जो बातें हुई थी, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पताल के बाहर बैठकर जितने दिन तक प्रदर्शन किया था वो पूरी टाइमलाइन देने में सर मैं पूरी तरह सक्षम हूं, उन चीजों का मैं गवा रहा हूं। लेकिन चूंकि मेरा टॉपिक आज सिर्फ नहीं है, इसलिए टॉपिक से मैं आगे बढ़ूंगा। अब मुझे बताइए सर, एक सेकंड, ठीक है अजय उपाध्याय जी और विवेक श्रीवास्तव जी, अगर आपकी परमिशन हो सर तो मैं क्या आपके रोल को बदल सकता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेनिंग चाहे जितने जोर शोर से हो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में दोनों पार्टियां बहुत पीछे हैं। तो अगर आप दोनों एक सेफोलॉजिस्ट का रोल स्वीकार करें और बता पाए कि बंगाल की इस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं, टीएमसी वर्सेस बीजेपी को। मैं बता देता हूं सर, बताइए सर। मैं बता देता हूं सर, मैं न्यूट्रल होकर के बोलूंगा और मैं बायस होकर के नहीं बोलूंगा। 2 चरणों में चुनाव थे सर। जो पहला चरण था उसके अंदर अगर आप पिछला विश्लेषण देखेंगे तो बीजेपी की एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, इनकी नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा आई थी, हिंदू बाहुल्य वो ज़्यादा था। और अब जो दूसरा चरण आ रहा है उसके अंदर तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन था, उसके अंदर माइनॉरिटीज़ का वोट शेयर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये तो स्थिति थी, लेकिन इस बार ये सारा समीकरण बदलेगा। टेकन फॉर ग्रांटेड आप पहले चरण के हिंदू वोट्स को जो भी पत्रकार ले रहे हैं गलती कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे सिटिंग एमएलएस की एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी चीज दक्षिण जो साउथ बंगाल हो गया आपका टचिंग द बॉर्डर, इसमें जो लोग ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि साहब मुसलमान होगा, माइनॉरिटी का होगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली तृणमूल को वोट करेगा, ये भी एक गलत बात है। लेकिन एसआईआर के अंदर जो वोट कटे हैं उससे ये जो सेकंड फेज ऑफ जो इलेक्शन होगा इसमें बहुत ज्यादा उलटफेर होने की संभावना है और रोष भी है। आंशिक तौर पर ग्रीन सिग्नल बीजेपी के लिए है और रेड सिग्नल है आपकी तरफ से टीएमसी के लिए। अजय उपाध्याय जी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहां जिस तरह गुंडागर्दी राज है, और आपने अभी जिस तरह से पूछा आरजी कर मामले को लेकर के और मानव जायसवाल जिस तरह डिफेंसिव हो गए, सच्चाई है महिलाओं के साथ जिस तरह अत्याचार और अन्याय आपने किया है। अभी हमारे देवदीप चटर्जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई। वहां लगातार जो इनके विरुद्ध में बोलता है उनको जान से हमला, उस पर हमला किया जा रहा है। क्या बंगाल के लोग नहीं देख रहे हैं इस बात को? पॉलिटिकल हत्याएं यदि आप करके चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र की हत्या करना, कतई नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को जीवित करने के लिए लड़ाई लड़ी है। आपने जो है पूरी बंगाल के राजनीति को हिंसात्मक राजनीति में बदल दिया, और सच पूछिए तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपके कारण वहां भाजपा भी खड़ी होने की बात स्थिति आ गई। जो सांप्रदायिक राजनीति चल रही है उसमें ममता बनर्जी का उतना ही बड़ा रोल है जितना भाजपा तो पूरे देश में करती है। इन्हें विकास की राजनीति से लेना देना नहीं है। बेशक यहां चैनल पर आकर विजय शर्मा जो भी लंबा ज्ञान दे दे, पूरे देश का हालत है क्या विकास किया है। उसी तरह बंगाल में भी ये कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम माछ का और मछली की राजनीति में उभर कर आ गए। मोदी जी ठीक है वहां टूरिज्म कर रहे हैं, अपना फोटो खींचने में लगे हैं, लेकिन सच है कि बंगाल के जनमानस को ममता जी से जो आशाएं थी, माटी का मानुष का जो वहां अधिकार का लड़ाई था, उसको तट पे रखकर उन्होंने गुंडागर्दी की सारी बातों को मानने को तैयार हूं, लेकिन एक सवाल के साथ में हर गांव जो सवाल है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक वक्त पर संभ्रांत पार्टी कैसे सिकुड़ती जा रही है सर? आप राज्य दर राज्य हारते जा रहे हैं, पहले से दूसरे नंबर पर, दूसरे से तीसरे नंबर पर, और एक पोजीशन ऐसी आ रही है अधिकांश राज्यों में कि कांग्रेस का काडर तक नहीं है। आनंद जी, परिस्थितियां हो सकती है ऊपर नीचे आती रहती है। पश्चिम बंगाल में हम 294 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वाधिक सबसे ज्यादा सीट हमारी पार्टी की, यदि हमारे पास काडर नहीं होते तो हम इतना बड़ा चुनाव कैसे लड़ते? और चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, हकीकत सर पूरे बुलंद आवाज के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पे एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज होने जा रहा है। इस बात से मैं सहमत हूं हमारे साथी प्रवक्ता से कि चाबी हमारे पास रहेगी और बंगाल की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आप देखिएगा 4 मई को। लेकिन कैसे अजय जी, आपने कहा कि भाई सबसे ज्यादा हम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल मान लेता हूं सर, मैं ये आंकड़ा मानने को तैयार हूं, लेकिन आंकड़ा तो ये भी है ना सर कि पिछली दफा 92 पर लड़े थे, 79 पर जमानत जब्त हो गई थी सर। ठीक है, पिछले बार की परिस्थिति अलग थी, और कुल मिला के वोट परसेंटेज जो रहा वो 3.1, जो वैलिड वोट परसेंटेज रहा वो 3.1%। अब इस बूते सर किसी स्ट्रक्चरल चेंज की उम्मीद करना या भाषणों में ऐसा कहना भी बेईमानी है लोगों के साथ।
नहीं, इस बार जो है चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथ में रहेगी और जो भी सरकार बनेगी वो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल सरकार होगी, तानाशाही नहीं होगा, लोकतंत्र के साथ वहां पे शासन चलाने का काम होगा। हाँ। और बंगालियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की बात होगी। कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ रही है, खिलाफ बढ़ रहे हैं नहीं, बीजेपी सांप्रदायिकता नहीं। जो कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं नवीद जी उसके बाद आपके पास में आ रहा हूं। नहीं आनंद जी, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ जी। उपाध्याय जी हमारे अच्छे मित्र हैं और बहुत विद्वान पत्रकार वो है, प्रवक्ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो ममता जी के खिलाफ सारी बात की है और फिर चाबी भी उनके पास है, तो क्या वो चाबी जो उनके पास, मैं उसकी बात मानता हूँ, मान लीजिए उनके पास चाबी है, तो इस चाबी से क्या वो बीजेपी का ताला खोलने वाले हैं? क्योंकि ममता जी के खिलाफ तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं ना। और फिर अब 2 दिन पहले तो राहुल गांधी जी ने अभिषेक बनर्जी को थैंक यू कहा था वुमेन रिजर्वेशन बिल पे सपोर्ट करने के लिए। तो कोई क्लैरिटी कांग्रेस के दिमाग में है या ये मानना है अजय जी जो कह रहे हैं और राहुल जी जो कह रहे हैं, इसका मतलब जिस चाबी से, जो चाबी कांग्रेस के पास है, वो उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का ताला खोलेंगे? अजय जी बता दीजिए ऐसा प्रश्न बहुत और खाली एक बात का संशोधन और कर दीजिए। आपकी पार्टी के नेता हैं तारिक अनवर, उनका कहना ये भी है कि भाई पार्टी जो है इस टाइम खाली चुनाव लड़ने के लिए लड़ रही है, कोई स्टेक है नहीं। मुझे लगता है तारिक अनवर साहब की तो स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना, लेकिन राहुल जी और जो अभी विजय जी ने प्रश्न किया है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देश का लोकतंत्र कैसे बचे यदि उसमें विपक्षी और इंडिया गठबंधन के साथियों का सहयोग लेना है, हम जरूर ले रहे हैं। आप मोहन बागान और ईस्ट बागान का ही देख लीजिए, वहां दोनों लड़ते हैं लेकिन नेशनल लेवल पर खेलते हैं तो प्लेयर के टीम में खेलते हैं ताकि देश का रिप्रेजेंटेशन दे सके। भाजपा जिस तरह देश को खत्म करना चाहती है ईडी सीबीआई संस्थाओं के दुरुपयोग से, लेकिन प्रदेश की बात आपने कही, चाबी का मतलब जनता के हित में वहां जो सरकार आगे बनेगी, जरूरी नहीं है कि ममता बनर्जी जी का वो जन्मजात सीट है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगी। परिस्थितियां बदलने जा रही है, गुंडागर्दी राज नहीं चलेगा बंगाल में, वहां विकास की राजनीति होगी, हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता की राजनीति बंद होगी। इसके लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है और कांग्रेस पार्टी को वाकई समर्थन मिल रहा है ग्राउंड कहने की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। नफीस जी अपनी बात आप रखिए सर, मुझे बताइए कि नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई तो साफ है कि किसके बीच में है, उनमें से कोई एक नंबर 1 होगा, कोई एक नंबर 2 होगा। अब बात आती है नंबर 3, 4 और 5 की, तो उसमें आप कहां हैं? क्योंकि आपके साथ में कंपटीशन में कांग्रेस भी है और लेफ्ट भी है। सर देखिए, बात पार्टी की नहीं, आज बात होगी बंगाल के स्वाभिमान की। बीजेपी नेता बार बार बंगाल के लोगों को घुसपैठिया बोलते हैं, अमित शाह भी, मोदी जी भी और बीजेपी के तमाम नेता। और मैं बार बार इनसे पूछता हूं इनके पास डेटा कहां है? जब एसआईआर हुआ 90 लाख वोटरों के नाम कट गए, उनमें से ज्यादातर लोग या तो मारे जा चुके हैं या तो फिर दूसरे राज्यों में शिफ्ट है। एक भी व्यक्ति का नाम बांग्लादेशी बोलकर नहीं कटा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 27 लाख वोटर कटे, वो भी नाम इधर उधर था लेकिन वो बांग्लादेशी नहीं थे। तो बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बोलना बंद कीजिए। जहां तक कांग्रेस की बात है तो मैं देश के 25 करोड़ मुसलमानों को साफ तौर पर यह बताना चाहता हूं कि बीजेपी को रोकने का ठेका कांग्रेस ने नहीं लिया है, यह ठेका आपको उन्होंने देकर के रखा है। अगर बीजेपी को रोकना कांग्रेस का मकसद होता तो वो बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि वो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ते जैसा हम लड़ रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी खुद टीएमसी की मदद कर रही है। पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा है कि पश्चिम बंगाल में 6% से ड्रॉप आउट रेट बढ़ के 23% हो चुका है। 80% स्कूलों में ना इंटरनेट है ना कंप्यूटर है, और यह मुद्दा हम एमआईएम वाले उठा रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है वो इन मुद्दों की जगह 70% हिंदुओं को मुसलमानों से डरा रही है। देखिए इनकी राजनीति, काबा को बीच में नाम ला रहे, मदीना को बीच में नाम ला रहे, किसकी मदद कर रहे? जब आप एंटी इनकम्बेंसी पर हम लड़ाई लड़ रहे थे, एसआईआर लाकर अपने लोगों को डरा दिया, जो लोग वोट नहीं करने वाले थे। आप कह रहे हैं कांग्रेस टीएमसी की मदद कर रही है, कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। राजनीति से टीएमसी का फायदा हो रहा है। नफीस अंसारी, कौन किसकी मदद कर रहा है? एक बार स्पेसिफाई तरीके से बताइए, कौन किसकी मदद कर रहा है? हुमायूं कबीर से हमारा कोई लेना देना नहीं। कौन किसकी मदद कर रहा है? जिस बीजेपी से कोई लेना देना होगा हम उसके साथ खड़े ही वही हैं आप भी। हम सिर्फ हाथ अंसारी जी, कौन किसकी मदद कर रहा है तो बताइए दोबारा से। विकास के लिए, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी की मदद कर रही है। बंगाल के मुसलमानों को किसकी मदद? ये कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल में नहीं आई है। नफीस अंसारी, कौन किसकी मदद कर रहा है? अब तक आवाज पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी के उन्होंने दिल्ली में हराया, बीजेपी की सरकार बनाई, अब ये लोग बंगाल में आए। नफीस अंसारी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनकी फेड डाउन करके एक बार कनेक्शन रिबिल्ड कीजिए आप एक बार। मैं लौट रहा हूं नफीस अंसारी, इसी बीच में अजय उपाध्याय और विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मानव जायसवाल आपके पास मारू। विवेक श्रीवास्तव बताइए जरा कि नंबर 3 के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि नंबर 4 के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगा सर, पहली चीज
कि एआईएम जो जब लड़ रहा है, मैं इनके इंटेंशन को डाउट नहीं करता। मैं खुद ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का व्यक्तिगत फैन भी हूं और उनकी हर स्पीच को सुनता हूं। लेकिन होता क्या है, जब आप आकर के अगर आपकी पार्टी ये कहती है साहब कि पिछले 70 सालों के अंदर मुसलमानों के लिए ये जितनी सेकुलर पार्टियां हैं इन्होंने कुछ नहीं करा, मुलायम सिंह यादव का कोई अस्तित्व नहीं, और बाबरी मस्जिद के समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लड़ी उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप हमारी एंटी बीजेपी मूवमेंट को कमजोर करते हैं। और हिंदू डरता है, ज्यादा कंसोलिडेट होता है और डर के मारे बीजेपी की तरफ वो झुकाव करता है और संघ की जीत होती है। तो ये मैं नहीं कह रहा, मे बी ये इंटेंशनल ना हो, मैं नहीं कहूंगा इस चीज को, लेकिन एआईएमएम का फैक्टर डेफिनेटली इट इज हेल्पिंग द बीजेपी इनडायरेक्टली। इसलिए कृपा करके ये ना आप लड़िए, आप जरूर चुनाव लड़िए, आप इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज पार्टी हैं, आपको लड़ना चाहिए, आपका अधिकार है। लेकिन ये कहना कि हम सब एंटी मुस्लिम हैं, हम लोगों ने कभी कुछ करा ही नहीं, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, राम के नाम फिल्म देखिए आप एक बार आनंद पटवर्धन की, तो आपको पता चलेगा बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद किस तरीके से लेफ्ट उतरा। और हम मुलायम सिंह यादव को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे उस वक्त, सिर्फ इसलिए कि वो सेकुलरिज्म की स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस निकला। बंगाल का मुसलमान उर्दू भाषी नहीं है, बंगाल का मुसलमान बंगाली है। तो सेकुलरिज्म कहां है? मुर्शिदाबाद के लिए आपने काम नहीं किया, कौन सा भेदभाव आपने काम नहीं किया, मुर्शिदाबाद में बीड़ी बनाकर लोगों के हाथ फट रहा है, आपकी सोच वहां पर फैक्ट्रीज नहीं है। नफीस अंसारी, विवेक श्रीवास्तव, मेरा जो सवाल था आप दोनों से सर, वो सवाल हट गया। मैं एक लाइन में उत्तर चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव आपसे कि आप नंबर 3 के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि नंबर 4 के लिए? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों की स्थिति इस मुल्क में बहुत अच्छी है, मैं नहीं कह रहा सर। मैं कह रहा हूं कि नंबर 3 के लिए ज्यादा एजुकेशन नंबर 4 के लिए स्कॉलरशिप की जरूरत है। तो क्या फायदा सर, 30 साल आपकी सरकार थी बंगाल में, क्या फायदा है? आप तो अपनी ही बात को गलत साबित कर रहे हैं। नहीं, हम 30 साल सीपीएम की सरकार थी, फिर भी बंगाल में पिछड़ा हुआ है। अब बोलिए आपकी पार्टी की गलती थी। सर 29 साल आप सुने सर, कॉमरेड हलीम किस कम्युनिटी के हैं? 29 years speaker of the left of the West Bengal Assembly was a Muslim. Do you know this? Do you know who's मोहम्मद सलीम? आपको मालूम है कितने मुसलमान लीडर हैं, कितने कॉमरेड हैं? हम हिंदू मुसलमान देखते नहीं सर। हिंदू भी रहते हैं सर, हमारे लिए वो कॉमरेड पहले है, हमारे लिए वो कॉमरेड पहले है सर। तो कौन सा सर सुने, मेरे ख्याल से सर विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के हाल वही हो गया कि लेफ्ट में नेता तो बहुत से बचे हैं, लेफ्ट में कार्यकर्ता नहीं बचे हैं सर। दिक्कत वहां फंस जा रही है खाली। मैं लौट रहा हूं दोनों सज्जनों के पास में। मुझे बताइए जो उपाध्याय जी, वही सवाल मेरा आपसे है जो मैं अभी विवेक श्रीवास्तव से कर रहा था कि कांग्रेस अपने आप को फाइट में कहां पा रही है? नंबर 3 की पोजीशन को गेन करना है कि नंबर 4 की पोजीशन को गेन करना है? सर वो टीएमसी की सरकार गिराना है। देखिए सही पूछे तो कांग्रेस जो है नंबर 1 की पोजीशन को गेन करने के लिए चाबी लेगी सत्ता की, और सत्ता जो है जनता को दी जाएगी। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए सत्ता खुद नहीं बैठना है, पर बंगाल की जनता वहां बैठे और बंगाल के लोगों का कल्याण हो, बंगाल का विकास हो। ये आइडियोलॉजिकल बातें अच्छी हैं, कैसा खेल चल रहा है। जो सत्ता पर बैठेगा वो पार्टी का व्यक्ति बैठेगा। नंबर 1 चाबी रहेगी, चाबी आपके हाथ में, बिना कांग्रेस का वहां कोई भी सरकार नहीं बनने जा रही है। और भाजपा विधानसभा भाजपा की सरकार, आपकी उम्मीदों को मैं और प्रोत्साहित करता हुआ कहता हूं कि त्रिशंकु सरकार, त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है। 3 एंगल है, आप किसको सपोर्ट करेंगे? सुभाष चंद्र बोस की धरती है, भाजपा को वहां नहीं दाल गलने। अजय उपाध्याय जी, मैं कह रहा हूं कि आप की बात को और प्रोत्साहित करते हुए, उसी बात को मानते हुए, हालांकि संभावनाएं नहीं लेकिन फिर भी उस बात को मानते हुए मैं कहता हूं कि चलिए ट्रायंगुलर सरकार वहां विधानसभा बनती है, त्रिशंकु विधानसभा बनती है, कांग्रेस किसको सपोर्ट देगी? बीजेपी को या फिर टीएमसी को? देखिए किसी एक को सपोर्ट देना पड़ेगा सरकार के लिए सर। कांग्रेस वहां गुंडागर्दी विरोध में, तानाशाही विरोध में जो सरकार बनेगी उसको समर्थन देगी। और आप याद रखिए 4 मई के बाद आपने बंगाल में कह दिया गुंडागर्दी तानाशाही वाली पार्टी है, आपने टीएमसी को कह दिया गुंडागर्दी तानाशाही वाली पार्टी है। आपको लेफ्ट से आपकी जो थॉट है वो मैच नहीं कर रहे हैं। अब कोई 5वीं पार्टी तो आएगी नहीं सर बंगाल में। बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, बीजेपी से कहीं कोई गठबंधन का संभावना नहीं है वहां, और ना बीजेपी को वहां दाल गलने जा रही है। पिछली बार से कम सीट बीजेपी को आएगी, इस बार बीजेपी 50 पार कर ले तो मैं यहीं पे फिर आपको 4 तारीख को आपसे मिलता हूं। ये तो हम जानते हैं सर बीजेपी से गठबंधन की संभावनाएं नहीं, लेकिन इस बात की संभावना पर भी शक है कि कांग्रेस किंग मेकर बन जाएगी। मुझे बताइए विजय जी, आपको संभावनाएं नजर आती हैं क्या इस बार? देखिए नहीं, पहले इसका सवाल जी विजय त्रिवेदी जी, मैं ये समझना चाहता हूं अजय जी से और उनसे, लेफ्ट के मित्र से, कि क्या किसके हारने से उनको फायदा होने वाला है?
ममता जी को होने वाला, ममता के हारने से फायदा होगा कांग्रेस को और लेफ्ट को, या बीजेपी के हारने से होगा, है ना? और फिर जब लड़ाई, अभी अजय जी बार बार कह रहे हैं कि ममता जी की सरकार को हटाना है, और आप बार बार सवाल पूछते, मैंने भी यही सवाल पूछा है कि क्या वो ममता जी की सरकार को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, ये तो साफ करें। चुनाव के बाद क्या होगा वो तो बाद की बात है। एकदम। अजय जी क्विक आंसर। देखिए अजय जी ये कह रहे हैं ममता के खिलाफ लड़ाई, सरकार को हटाना जरूरी है या नहीं है? जी देखिए बीजेपी जैसी पार्टी जो इतनी शिद्दत से चुनाव लड़ रही है, मेरे पास वक्त अब लिमिटेड बचा है सर, मैं क्विक आंसर सबसे लेते चलता हूं। अजय जी क्विक आंसर, आप ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि नहीं? देखिए, ममता बनर्जी का पूरी तरह से विरोध है। तानाशाही और गुंडागर्दी से बंगाल अब त्रस्त है, लेकिन भाजपा जिस तरह सांप्रदायिक राजनीति करती है, बंगाल के लोग भाजपा को वहां कहीं स्पेस इस बार नहीं देने जा रहे। पिछली बार 77 था, इस बार आप देखिएगा 47 पर नहीं पहुंचेगी। बाकी जो परिस्थितियां हैं ट्रायंगुलर होगी। अच्छा, मुझे अपना बता दीजिए सर, पिछली बार का 3.1 हो सकता है माइनस ममता जी वहां सरकार। इस बार आप कहां पहुंचेंगे अजय जी? इस बार हम जो है, जो गैप है, जो सत्ता का गैप है, उस गैप को पूरा करने जा रहे हैं। और पिछली बार की परिस्थिति इसलिए थी कि हम कम सीट पर लड़े थे, इस बार सर्वाधिक सीट पर लड़ रहे हैं। लोगों को यह भरोसा दिया है कि हम चुनाव लड़ करके सरकार में आ रहे हैं। ठीक है सर, शुभकामनाएं आप सभी को कि आप अपने पॉलिटिकल मोटिव्स में कामयाब हो पाए। लेकिन कांग्रेस के साथ बल्कि चर्चा में शामिल मुझे सवाल करना चाहिए था, वक्त की बाध्यता के चलते मैं सवाल आपसे ले नहीं पाऊंगा कि जो बड़े चेहरे हैं, 2 बड़े चेहरे हैं, वो बंगाल की जमीन पर नहीं दिखे सर, ऐसा क्यों रहा? क्विक आंसर अजय उपाध्याय जी। नहीं, राहुल गांधी लगातार आज भी हैं, कल भी हैं, रोज वहां हैं। बीच में हमारी रैलियों को कैंसिल करने का अमित शाह जी ने अनुमति नहीं दिया था, कुछ ऐसे सिक्योरिटी रीजंस लगा दिए चुनाव आयोग के